एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन भी आता है बेटा, वो बेटा किया जाता है हर अटेम्प्ट में जाने से पहले बच्चों को बेटा एमटीपी जरूर करना चाहिए, मेरा भी रिकमेंडेशन है, 100% करना चाहिए। लेकिन उसके बाद मैंने जब एमटीपी आपका उठा के देखा तो बेटा मैं ये बिल्कुल इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि योर एमटीपी इज इक्वल टू गोबर। बेटा इन लोगों ने एमटीपी का लेवल इतना नॉर्मल रखा है, इतना नॉर्मल कि जिसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हालांकि एग्जाम में बेटा इतना नॉर्मल नहीं आता क्वेश्चन, याद रखिएगा एग्जाम में आपका जो सबसे, हालांकि इन्होंने पूरे एमटीपी में 6-7 ऐसे कॉन्सेप्ट डाले हैं। कितने बोलो बेटा? 6-7। बस 6-7 ऐसे टॉपिक हैं बेटा जिस टॉपिक में आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत आपको समझदारी की बात है, नहीं तो यहां पर जो भी बात मैं बोलूंगा आप उसको सुनोगे एंड यस गुड। देखो बेटा एमटीपी अकाउंट्स का हो तो उसको सॉल्व करना पड़ता है, एमटीपी बेटा लॉ का हो तो उसमें केस स्टडी लगानी पड़ती है, एमटीपी अगर मैथ्स का हो अगेन बेटा उसको सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन एमटीपी जब इकोनॉमिक्स का हो तो सिर्फ टिक मारना पड़ता है। अब वो बात तुम जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो याद कर लो। जैसे साहब किसी बच्चे को नहीं पता कि प्राइस जब ऊपर जाएगा तो डिमांड नीचे जाएगा, तो भैया इकोनॉमिक्स में क्या करूंगा, जब मैं बोलूंगा कि प्राइस ऊपर होगा डिमांड नीचे, तो या तो ये आपको आता होगा और अगर नहीं आता तो बेटा सुन लोगे। आप समझ रहे हो क्या? तो यहां पे जो इन लोगों ने एमटीपी का लेवल रखा है बेटा बहुत नॉर्मल लेवल है, ये पहली बात ध्यान रखिएगा। तो मैं इस एमटीपी को चालू करने से पहली बात आपको बोलना चाहता हूं कि ये एमटीपी बेटा इजी है, बिल्कुल इजी है। मैं वेरी इजी वर्ड लिख सकता था लेकिन मैं इजी वर्ड लिख रहा हूं। पहली बात, इसमें बेटा मैं मुश्किल से पूरे 100 क्वेश्चन को अगर एनालाइज करोगे मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से मॉडरेट होंगे, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन जो होगा बेटा वो थोड़ा बहुत हार्ड होगा, नहीं तो मैक्सिमम बेटा जो आपका ये पूरा का पूरा एमटीपी है वो इजी है। पॉइंट नंबर टू बेटा, पॉइंट नंबर 2 आपको ये याद रखना है कि इस पूरे के पूरे एमटीपी 100 क्वेश्चन बेटा दिए गए हैं, 2 घंटे का ये एमटीपी होता है, लेकिन इसके 2 पार्ट कराए जाएंगे। मैं आज आपको कराऊंगा 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा नेक्स्ट क्लास में। तो हमारा ये एमटीपी 2 पार्ट में होगा, 50 क्वेश्चन अभी, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होगा। और एक तीसरी और आखिरी बात समझ लो बेटा, देखो बालक मेरे पास आंसर की भी है, आंसर की भी है, तो बेटा ध्यान रखिएगा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इधर से क्वेश्चन पढ़ें और इधर से आंसर पढ़ लें, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हम आंसर जब सॉल्व करेंगे तो हम जेन्युइन बेसिस पर आंसर सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर हमारे हिसाब से होना क्या चाहिए। माइट बी पॉसिबल जब मैं टिक मारूं और आप लोग जाके मेरे टिक को जब एमटीपी के आंसर की से सजेस्ट करो तो आउट ऑफ द 100 आपको 10-12 जो उसके टिकिंग पार्ट होगा, मतलब उसका आंसर जो होगा वो डिफरेंस होगा बेटा। मैंने यहां पर कुछ और डिफरेंस लिखा है, आंसर लिखा है, और आपको एक्चुअल एमटीपी आंसर में देखोगे तो कुछ और आंसर उसका है। तो मैं फिर से ये बात रिपीट कर दूं कि जब आप जाके घर से मेरे पॉइंट को मैच करोगे माइट बी पॉसिबल कि इंस्टीट्यूट के दिए गए आंसर से मेरा आंसर गलत है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, क्योंकि मैं यहां पर जब आंसर मैच करूंगा, टिक मारूंगा, तो मेरा मतलब आपके आईसीआई के आंसर को मैच करना नहीं है, मेरा मतलब आपको कॉन्सेप्ट के लिए है या जो रियल फैक्ट है वो बताना है। हालांकि अल्टीमेट जब आप घर जाके मैच करो और अगर आपको लग रहा है कि आईसीआई का कुछ और आंसर है, मेरा कुछ और आंसर है, तो अल्टीमेट आपको फॉलो किसका आंसर करना है? आईसीआई। तो ये एक सिंपल टैगलाइन का नोटिस है कि माइट बी पॉसिबल आंसर में कुछ डिफरेंशिएशन आ जाए, आप लोग मैच कर लेना। अगर आंसर में डिफरेंशिएशन आ रहा है कोई बात नहीं, फॉलो द आईसीआई नॉट फॉलो मी। क्या बात क्लियर है क्या? क्योंकि बेटा याद रखिएगा गलती हो सही हो आईसीआई को ही फॉलो करना है, हमें एग्जाम देने जाना है। तो ये बेटा पूरा का पूरा 3 पॉइंट का एक स्पेशल नोट मैं आपको दे रहा हूं एंड देन उसके बाद हम लोग इसको चालू करते हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो आइए बेटा हम श्री गणेश करते हैं ऊपर वाले का नाम लेकर। हरीश्वर, तो इधर देखिएगा बेटा सारे बच्चे, तरीका वही रहेगा, मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड करूंगा, आप ट्राई करना आंसर निकालने का। अगर आंसर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं टिक मारूंगा और आप उसको याद कर लेना, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व और सॉल्यूशन तो करना नहीं। आइए साहब, सबसे पहले बोला, प्लीज बात ना करें, सबसे पहले बेटा बोला क्या है, What is the similarity between क्या बोलो बेटा? सब प्राइम क्राइसिस एंड क्या बोलो बेटा? ग्रीस क्राइसिस। अच्छा सुनिए, ये क्वेश्चन कहां का है बेटा? इंडियन इकोनॉमी का है या इकोनॉमिक्स का है? हाँ जी, कहां का है बेटा? ये इकोनॉमिक्स का कौन से चैप्टर का है बेटा? याद रखिएगा ये चैप्टर आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको 2 जगह पढ़ने को मिलेगा, एक इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ने को मिलेगा और एक आपको इंटरनेशनल ट्रेड में भी पढ़ने को मिलेगा थ्योरी के तौर पे। याद रखिएगा एमटीपी में ये लोग बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट आपको दे सकते हैं। एमटीपी पढ़ाया ही बच्चों को इसलिए जाता है कि अगर कोई नए तरीके का क्वेश्चन आया तो बच्चे उसको प्रिपेयर करके एग्जाम में जाए। तो याद रखिएगा व्हाट इज सिमिलरिटी क्या था, सब प्राइम क्राइसिस और क्या बोलो बेटा? ग्रीस क्राइसिस में। मैं आपको ना इन दोनों के बीच में बता देता हूं दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी थी। ये देखो,
इन दोनों ही क्राइसिस में ना बेटा लिवरेज बहुत ज्यादा था, इन दोनों में ही लिवरेज बेटा, क्रेडिट पावर ये बहुत हाई थी। साथ में बेटा लोगों को इजी क्रेडिट फैसिलिटी मिल जा रहा था, साथ में बेटा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा था बैंक के द्वारा। ऑब्वियस सी बात है, जब क्रेडिट इजी होगा तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ही होगा। अरे हाँ है ना, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, बोलो ऑल ऑफ द क्या बोलो बेटा, अबव। आवाज दो, ऑल ऑफ द क्या बोलो बेटा, आर यू श्योर 100%? इसके बाद अपन चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर क्या है बोलो बेटा, 2 बोलेंगे। पॉइंट नंबर क्या बोलिए, 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया किन्स, रुक जाओ बेटा, हाँ जी, किन्स ने इम्फेसाइज्ड किया, रुक जाओ, किन्स थ्योरी बेटा आपने कहां पढ़ा है, आवाज दो बेटा, किन्स थ्योरी आपने कहां पढ़ा है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का बेटा पार्ट क्या है बोलिए, यस, किन्स थ्योरी। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे बेटा यहां पर तो बोला गया है कि किन्स इम्फेसाइज्ड किसमें, चेंज इन टेक्नोलॉजी, एग्रीगेट डिमांड, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन, लेंडिंग बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा बोलो, एग्रीगेट डिमांड। आ जाइए बेटा, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आवाज दो बेटा, इंक्रीज इन क्या बोलिए, इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू क्या बोलो बेटा, कंज्यूम विल। अगर बेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज होगा तो इससे होगा क्या, तो बोला गया लीड टू कंजम्पशन फंक्शन बिकमिंग क्या बोलो बेटा, स्टीपर। कंजम्पशन फंक्शन स्टीपर हो जाएगा। हाँ जी, अगर एमपीसी आपका इंक्रीज होता है तो क्या कंजम्पशन फंक्शन जो आपका होगा वो स्टीपर कर्व हो जाएगा? आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा बेटा। स्टीपर क्यों होगा भाई? अरे इधर देखो, मेरी बात सुनो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर आपका बढ़ रहा है तो बेटा कंजम्पशन बढ़ने से जो कंजम्पशन फंक्शन होगा वो स्टीपर नहीं होगा। आगे बेटा, आगे देखिएगा। दूसरा, शिफ्ट द कंजम्पशन फंक्शन अपवर्ड, ये अपवर्ड शिफ्ट होगा? नहीं होगा। शिफ्ट द कंजम्पशन फंक्शन डाउनवर्ड, क्या ये डाउनवर्ड होगा? हाँ जी, डाउनवर्ड होगा? नहीं। शिफ्ट द सेविंग फंक्शन अपवर्ड, रुक जाओ, हाँ जी, क्या कंजम्पशन के बढ़ने से सेविंग बढ़ जाएगी क्या? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि सर ये तो कोई भी आंसर नहीं है इसका, तो इसका क्या हम लोग ऑप्शन ई कर दे क्या, नॉन ऑफ द अबव? बेटा देखो, एक छोटी सी बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जैसे हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है ना बेटा, वो हमेशा आपके हायर स्लोप को दिखाता है। किसको दिखाता है बेटा बोलो? और हायर स्लोप होगा तो कर्व बेटा स्टीपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो बेटा? जिसके कारण आपका आंसर क्या होगा बेटा? ए होगा। तो आपको क्या याद रखना है? हायर एमपीसी, बोलेंगे हायर एमपीसी हायर स्लोप। स्लोप बेटा जितना ज्यादा होगा, स्टीपर कर्व क्या होता है? ज्यादा स्लोप में होता है ना बेटा, तो स्लोप जितना ज्यादा होगा उतनी ही कर्व क्या होगी बोलो बेटा? स्टीपर होगी। चले क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं बेटा? 4 पे। आइए, विच ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स? टैक्स का बेटा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कंजम्पशन को बढ़ाना। नालायक, टैक्स बढ़ने से कंजम्पशन थोड़ी बढ़ता है, कम होता है। इंक्रीज प्रोडक्शन, अरे भैया कहां इंडस्ट्री के पास पैसा ही नहीं बचेगा कि वो प्रोडक्शन करेंगे। रेजिंग पब्लिक रिवेन्यू, आंसर रेजिंग पब्लिक रिवेन्यू, आंसर इज यस। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर चलते हैं कि इस पे बोलो 5 पे। बोला गया बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में कि विच ऑफ वैल्यू ऑफ विच वर्क इज एडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी में हम क्या चीजें ऐड करते हैं? रुक जाओ, हाउसवाइफ का वर्क, हाउसवाइफ का वर्क, टीचर टीचिंग हिज ओन चाइल्ड, वैल्यू ऑफ रीसेल फॉर ओल्ड शेयर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस बाय क्या बोलो बेटा? आर्टिशियन। क्या कहते हो बेटा? हाँ जी बेटा, याद रखिएगा यहां पर एक आंसर आप लोग कि हमेशा न्यू प्रोडक्शन ही जीडीपी का पार्ट बनता है। अबे नालायक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो माइनस करते हो आप लोग। इतने कॉन्फिडेंस से बच्चा बेटा आंसर देता है कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं। कह रहा है सी और बोल के बेटा मेरी आंखों की तरफ देख रहा है। हिम्मत है तो गलत करके दिखा। चले बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। बेटा जी जल्दी बोले, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें। आइए क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, बोला गया ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। रुको, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी किसकी है? आरबीआई की। फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल। बोला गया है कि गवर्नमेंट शुड बी इंक्रीज प्रोडक्शन। हाँ भाई बिल्कुल, अरे क्यों नहीं भी? फिस्कल पॉलिसी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए होता है।
रिड्यूस इनइक्वालिटी बिल्कुल सही है, मेंटेन इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल सही है, नॉन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, आप कभी मैच करना, जहां पे आंसर ऑल ऑफ द अबव आए ना एमसीक्यू में, मैं बोल रहा हूं 99.9%, देखना बेटा ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होता है 99.9%। हालांकि रट मत लेना, पता चले कुछ पूछा आपने। हाँ जी, आगे चलो। अच्छा, पीछे नहीं दिख रहा आपको? रुक जा बेटा, अब तो दिख रहा होगा। हाँ बेटा, अब तो सही है ना? चलें, ठीक है। आइए, बोला गया बेटा क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन रेफर्स टू लिमिट सेटअप बाय कंट्री टू कर्व। अच्छा याद करो बेटा, ये क्वेश्चन कहां का है? तो ये क्वेश्चन बेटा इंटरनेशनल ट्रेड का है, जहां पे सरकार रिस्ट्रिक्शन लगाती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को घटाने के लिए। तो कभी कभी वो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाती है, कभी कभी वो नॉन क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाती है। तो बेटा ये किस पे लगता है? केवल इंपोर्ट पे, केवल एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे, नॉन ऑफ द अबव पे। बेटा मुझे ना यहां पर एक ऑब्जेक्शन है, मैं आपको आंसर मार देता हूं लेकिन ऑब्जेक्शन सुन लो। मॉड्यूल मतलब आपके सजेस्टेड आंसर में बोला गया है सी। मेरे दिल से पूछोगे ना, दिल से, दिल से बेटा, अंदर से पूछोगे तो बेटा ये इसके लिए होता है। अरे मेरे भाई, सरकार एक्सपोर्ट को क्यों रिस्ट्रिक्ट करेगी? याद रखिएगा, सरकार एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट तो बेटा मैं तो चाहूंगा पूरा अमेरिका ही हमारे से चले, उनको पानी भी हम एक्सपोर्ट करें, हमारी तो इच्छा ये है। सोचो ना, हमारा देश बेटा एक्सपोर्ट कर रहा है, सरकार कह रही है कि हाँ भाई एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाओ, नहीं होगा एक्सपोर्ट। अरे हो ही नहीं सकता भाई। तुम्हारे मॉड्यूल में भले ही आंसर इसका दिया गया है सी, अंदर से पूछोगे बेटा तो इसका आंसर होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है क्या? बट खैर कोई बात नहीं, हम चलते हैं बेटा आगे। कहां चलते हैं बेटा, बोलो, आ जाइए। थ्योरी ऑफ क्या बोलो बेटा? मर्केंटिलिज्म प्रोपोगेट। मैं आपको बताते चलो बेटा, तो इसका मेन इंटेंशन था एक्यूमुलेट करना गोल्ड को। किसको बेटा एक्यूमुलेट करना, बोलो? गोल्ड को। जिसके कारण बेटा आइए अब देखते हैं इसका कहानी क्या है मर्केंटिलिज्म अप्रोच का। पहला बेटा, इंकरेज करना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। हाँ जी, मर्केंटिलिज्म थ्योरी जो थी वो इंकरेज कर रही थी किसको बोलो बेटा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। तो जी ऐसा नहीं है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को नालायक, इंपोर्ट को कौन इंकरेज करता है? तो ये तो वैसे ही ऑप्शन ही गलत हो गया। अरे भैया केवल ये होता तो काम चलता, लेकिन इंपोर्ट को इंकरेज करने की कोई थ्योरी थोड़ी होती है। पॉइंट नंबर 2, जी इंकरेज करता है एक्सपोर्ट को और डिस्करेज करता है इंपोर्ट। बस इसी को चूम लेना है। आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी बोलेंगे? इसका क्या होगा बेटा आंसर? क्या मैं आगे चलूं? आगे चलो बेटा, आगे चलो। इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा जो है, द क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स सप्लाइड विल डिक्रीज। रुको, क्वांटिटी ऑफ डॉलर बेटा क्या हो जाएगा? सप्लाई हो, क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाइड विल क्या बोलो? डिक्रीज इफ इंपोर्ट्स इनटू द यूनाइटेड स्टेट इंक्रीज। ऐसा नहीं है बेटा, यूनाइटेड स्टेट में क्या इंक्रीज हो रहा है, इससे डॉलर का क्या मतलब है भाई? आगे, एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट फॉल्स। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सपेक्टेड फ्यूचर, ये देख बेटा, हमें दिखाना है कि जो डॉलर है वो डॉलर बेटा क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा जब फ्यूचर एक्सचेंज रेट फॉल करेगी। तो फ्यूचर की बात है ना बेटा। आगे, द इंटरेस्ट रेट इन द यूनाइटेड स्टेट क्या बोलो बेटा? फॉल्स। ये भी नहीं है। फ्यूअर यूएस रेसिडेंट ट्रेवल क्या बोलो बेटा? अब्रॉड। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है? दिस इज द करेक्ट आंसर। जब बेटा यूएस के रेसिडेंट ट्रेवल अब्रोड कम से कम करेंगे तो इस सिचुएशन में जो बेटा उसका डॉलर सप्लाई है वो क्या होगा? यस, कम हो जाएगा। क्योंकि बेटा डॉलर का फ्लो कम होगा ना। नहीं समझे क्या? डॉलर का फ्लो कब होगा? जब रेसिडेंट लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन अब जो लोग घूमना कम कर देंगे तो उसके कारण क्या होगा बेटा, बोलो? कम हो जाएगी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं बेटा, बोलो? 10 पे। तो 10 एक बार देखिएगा क्या बोला गया है। ईवीए डिजिटल असिस्टेंस रोबोट ऑफ एचडीएफसी बैंक। बेटा ये ना समझने वाली बात है, हालांकि मैंने आपको थ्योरी में लिखाया था बेटा, नेशनल इनकम में आप जाइएगा तो। ईवीए डिजिटल असिस्टेंस रोबोट ऑफ एचडीएफसी बैंक बेटा ये इंटरमीडिएट गुड्स के लिए बनाया गया है। क्या के लिए बनाया गया है बोलो बेटा? इंटरमीडिएट गुड्स। याद रखिएगा, रुक जाओ, इंटरमीडिएट नहीं बेटा, कैपिटल गुड्स के लिए। सॉरी,
बेटा ये आपके कैपिटल गुड्स के लिए बना है, और मैंने लिखवाया भी आपको ये नेशनल इनकम की थ्योरी में। अब ये क्या है बेटा समझिए, देखो एचडीएफसी बैंक ने ना बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल असिस्टेंस रोबोट बनाया है जो हमारे देश के कैपिटल गुड्स क्या होता है जिसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज किया जा सकता है, उसको एसेस करने का काम करता है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। क्या ये बात क्लियर है क्या? आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर किस पे बोलो? 11 पे। क्वेश्चन नंबर क्या बोलो? 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू, क्या बोलो बेटा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट माइनस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो जी ऐसा नहीं है, अरे भाई ग्रॉस की बात अगर मैं करूं तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन आता है, एग्री करोगे क्या? नेट प्लस, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट माइनस पब्लिक बिल्कुल नहीं भाई। हाँ जी, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, क्या कहते हो, ये आ जाएगा क्या? आंसर इज बिल्कुल आ जाएगा 100% बेटा। इसका आंसर क्या होना चाहिए बोलो? बी होना चाहिए। आते हैं बेटा किस पे बोलो एक बार, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? बोलो बेटा, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का नीचे में से क्या फंक्शन नहीं है? इधर देखो बेटा, डिवॉल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स, आवाज दो बेटा, डिवॉल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स का बिल्कुल फाइनेंस कमीशन का काम है बेटा। डिवॉल्यूशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी, हाँ जी एक्साइज ड्यूटी बेटा क्या कहते हो, है ये? अच्छा ठीक है। अवार्ड ऑफ ग्रांट्स इन एड, कितना सपोर्ट दिया जाए, ये नहीं है। डिवॉल्यूशन ऑफ ट्रेड टैक्स बेटा, ट्रेड टैक्स क्या कहते हो, ये है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, ये रटने वाली बात है, ये तीनों ही आंसर सही है। फाइनेंस कमीशन का क्या काम नहीं है? तो वो है डिवॉल्यूशन ऑफ ट्रेड टैक्स। रीजन बेटा ये स्टेट मैटर होता है, क्या होता है? हाँ जी। और फाइनेंस कमीशन कौन से वाले मैटर पे काम करती है? तो अभी एक नया कॉन्सेप्ट है बेटा जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। डन करे क्या? फिर से बोलो सारे बच्चे, जो फाइनेंस कमीशन है वो किसका काम करती है? बोलो बेटा अजी, किसका काम करती है? यस, लेकिन ध्यान रखिएगा जो ट्रेड टैक्स होता है वो किसका काम है? क्या ये बात क्लियर है क्या? अरे श्योर। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर किस पे बोलो? 13 पे। हु इज द चेयरमैन 16 सेंट्रल फाइनेंस कमीशन? देखो बेटा जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप लोग को हमेशा एक बात याद रखना चाहिए, हमेशा एक बात, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके आईक्यू लेवल को टेस्ट करने के लिए। 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? ये हम कंप्यूटर है कि हम बता दें तेरे को कौन है? लॉजिक की समझ रहे हो क्या? मैं आपको आंसर बताऊं तो इसका आंसर बेटा डॉक्टर अरविंद पंगरिया। हाँ जी, इनका नाम पूरा है बेटा पनागरिया, लेकिन पंगरिया कहते हैं। और इधर देखो बेटा, टू बी वेरी फ्रैंक, ये जब क्वेश्चन आया था तो मैंने भी गूगल किया था। अरे नहीं याद भाई, अब कोई पूछे 17वां कमीशन बताओ, मुझे क्या पता कौन है चेयरमैन। हाँ, फाइनेंस कमीशन क्या होता है, उसमें चेयरमैन होते हैं नहीं होते, ये सब हमें पता है। नाम क्या है बेटा ये सब याद करना हमारा काम थोड़ी है। अब ऐसे में बोलूं तुमसे कि सुनो तीसरे फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बताओ, अब यही काम रहेगा बेटा कि हम जितने भी फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन का नाम याद करते रहें। तो इसका आंसर हालांकि क्या है बोलो बेटा? अरविंद क्या बोलो? पनागरिया। शुड आई मूव फर्दर? यस एवरीवन, आ जाओ बेटा। हम आते हैं 14 पे। किस पे आते हैं बेटा? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हाँ जी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट क्या बोलो बेटा? इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या कहते हो? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओनली? ऐसा नहीं बेटा, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट और भी जगह हो सकता है। ओलिगोपोली ओनली? नहीं बेटा, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली बिल्कुल सी आंसर है बेटा, क्योंकि ध्यान रखिएगा दोनों जगह आंसर सही है, बिल्कुल 100%। आ जाइए 15 का देखते हैं बेटा। 15 का देखिए, बोला गया अंडर विच मार्केट फॉर्म, प्लीज बात मत करो बेटा, इधर देखो, अंडर विच मार्केट फॉर्म डिमांड कर्व इज क्या बोलो बेटा? स्टीपर एज कंपेयर टू क्या बोलो बेटा? मेरे बालक एक बात याद रखिएगा, जो मोनोपोली होता है ना, मोनोपोली, वो बेटा सबसे ज्यादा लेस इलास्टिक डिमांड कर्व रखता है, लेस इलास्टिक डिमांड कर्व। रीजन क्या है? प्राइस कितना भी बढ़े डिमांड पे कोई बहुत ज्यादा फर्क, चूंकि मैं अकेला हूं, जाओगे कहां? आओगे मेरे पास ही। आंसर क्या होगा बेटा इसका? क्या आंसर होगा बेटा बोलो? आइए क्वेश्चन नंबर क्या देखो बेटा? 16। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? क्या बोलो बेटा? रेक्टेंगुलर। बेटा एक बात याद रखना, इसको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में बोलूं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में बेटा क्यू होता है।
और हम इसी को कहते हैं हाइपरबोला। क्या कहते हैं बेटा, बोलो। तो याद रखिएगा, अरे इसी से हाइपरबोला निकलता है ना बेटा, बोलो। मेरे बालक, आप ये देखो, ये कॉन्सेप्ट जो है ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बेटा ये कॉस्ट कर्व में मैंने आपको बताया था, कॉस्ट और डिमांड चैप्टर याद करो। मैंने वहां पर अलग अलग बेटा कर्व के तरीके बताए थे, और मैंने बोला था कि बेटा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। वो या तो नाम बोल देगा स्टीपर कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और बोलेगा कि बताओ यहां पर डिमांड का क्या वैल्यू होता है, बताया था मैंने। तो ये सीधा क्वेश्चन है बेटा, किसका आएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट का। और आप ये याद रखिएगा बेटा, AFC = TFC अपॉन Q, और यही बेटा हाइपरबोला का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। तो अगर आप नहीं जानते हो तो ये बात याद रख लीजिएगा। डन करें, आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर किस पे, बोलो 17 बोला गया कि बताइए इसमें से कौन सा कॉस्ट है एक्चुअल पेमेंट मेड बाय द एंटरप्रेन्योर। रुको, जेब से जो पैसा जाता है कौन सा है, इम्प्लिसिट। भाई ये तू हालात खराब मत कर बेटा, इधर दे, आगे चलो। बोला गया है कि बताइए नीचे दिए गए कौन सा कर्व है बेटा, कैन फॉल, एवीसी कैन फॉल, ध्यान से सुनो बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एवीसी कैन फॉल इवन व्हेन एमसी इज, क्या बोलो बेटा, रुको 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 रुको, ये कह रहा है कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है वो हमेशा नीचे जाएगा, और मार्जिनल कॉस्ट जो जा रहा है बेटा वो, बताओ ये कौन से सिचुएशन में होगा। नालायक, एक बात आप हमेशा याद रखिए, जो मार्जिनल कॉस्ट होता है ना बेटा, वो पुल करता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को नीचे की तरफ। किसके तरफ बेटा, बोलो। यस, मार्जिनल कॉस्ट बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को नीचे करता है। तो दिस इज अ परफेक्ट सिचुएशन जहां पर क्या बोलो बेटा, एमसी इज, क्या बोलो बेटा, लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन एबीसी। कितने बच्चों को ये बात समझनी है, एक बालक को। कितने बच्चों को बेटा ये बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया। अब मुझे लगा बेटा कि एमटीपी आसान नहीं है, एमटीपी टफ है। आप लोग के रिएक्शन को देखा, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं बेटा, प्लीज ध्यान से सुनिए। और ये 11th का क्वेश्चन है, ये फाउंडेशन का क्वेश्चन नहीं है बेटा, 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं फिर से समझाता हूं। कहा जा रहा है कि आपका एबीसी डाउनफॉल होगा, भले आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या हो बेटा, ठीक है जी, भले मार्जिनल कॉस्ट कहां जा रहा है, ऊपर, फिर भी आपका वेरिएबल कॉस्ट कौन से सिचुएशन में, तो भैया जब आपका मार्जिनल कॉस्ट कम हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि बेटा जब मार्जिनल कॉस्ट कम होता है ना, तो इस सिचुएशन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होगा ही होगा। अब कितने बच्चों को समझ नहीं आया, ओके, तो कितने बच्चों को आ गया, अभी पूछ दो बेटा क्या समझ आया, तो नहीं बताओगे। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, प्लीज इधर देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल, एसेंशियल नहीं ढूंढना बेटा, नॉट एसेंशियल ऑफ प्योर कंपटीशन। ध्यान रखिएगा बेटा, प्योर, रुक जा बेटा, हमें नॉट एसेंशियल ढूंढना है, जो एसेंशियल नहीं है। तो बेटा लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर बेटा होते हैं, होमोजीनियस होता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री होता है बेटा, तभी तो प्योर कंपटीशन। आंसर क्या है, क्या ये बात क्लियर है, पक्का बेटा। आते हैं हम किस पे, बोलो बेटा एक बार उसे, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, अब आ जाओ बेटा। यहां पर बोला गया बेटा ब्रॉड मनी रेफर्स टू, इधर देखो बेटा, ब्रॉड मनी, इधर देख बेटा, तुम्हारे मॉड्यूल में इन लोगों ने आंसर दिया है M3, मुझे ऑब्जेक्शन है, अभी मत बोलना ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। बेटा इसका आंसर क्या होगा, तुम सोचना। मैंने आपको सिंपल से एक बात बताई थी पढ़ाते टाइम, याद करो, M1 M2 M3 M4, कि बेटा सुनो, जैसे जैसे M बढ़ता जाएगा मनी ब्रॉड होता चला जाएगा। कायदे से इसका आंसर क्या होना चाहिए, M4 होना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन मॉड्यूल में बेटा आपका आंसर M3 है। अब देख लेना बेटा क्या टिक मारोगे, मैं दोनों पे टिक मार देता हूँ। तेरे को समझ आ रहा है बेटा, क्या समझ आ रहा है, फिर भी क्या समझ आ रहा है थोड़ा बहुत, पेपर में जाएगा बेटा सेम यही हालात होंगे बेटा। ये समझ आ रहा है ना, पक्का 100%। इसको और एलोबरेट करके समझाऊं मैं बेटा, एमटीपी है, देखिए लास्ट मोमेंट पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ऑब्वियस सी बात है एक आध एक्सप्लेनेशन देकर आगे बढ़ जाऊंगा, ऑब्वियसली बेटा यही किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर क्या है, बोलो बेटा 21। एक बार क्वेश्चन नंबर 21 को बेटा बहुत ध्यान से पढ़िए, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21।
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, आवाज बेटा, प्राइस क्या बोलो, विल बी प्रॉफिटेबल ओनली। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है बेटा, एक मार्केट में अलग अलग बंदे को अलग अलग प्राइस चार्ज करना, तो ये प्रॉफिटेबल होगा इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट मार्केट इन विच द टोटल मार्केट हैज बीन डिवाइडेड इज डिफरेंट। बेटा सुनो, ये बात मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है, नोट्स में लिखवाया, जाके चेक करना बेटा, कि ध्यान रखिएगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फायदेमंद तब होता है, प्रॉफिटेबल तब होता है जब इलास्टिसिटी वैल्यू अलग हो। इधर देखना बेटा, अगर इलास्टिसिटी वैल्यू सेम हो तो अलग कंज्यूमर आपको अलग पैसा ही नहीं देगा। बेटा ये पेन है और 5 रुपए इसकी वैल्यू है, मैंने आपसे 5 रुपए ले लिया, दूसरा बंदा आया मैं उससे 7 रुपए ले रहा हूं, वो सामने वाला 7 रुपए क्यों देगा, अगर उसको ज्यादा जरूरत हुई तब। सेम जरूरत है बेटा, वो देगा ही नहीं 7 रुपए, 5 रुपए में लेने की कोशिश करेगा, नहीं तो मुंह पे छाटा मार के बग जाएगा। बोलो इस क्या बोलो बेटा, डन करें। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर क्या है बोलो बेटा, 22। आवाज दो, क्वेश्चन नंबर क्या है, 22। तो एक बार बेटा क्वेश्चन नंबर 22 को देखें, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22, तो मार्केट फेल कर जाता है। हाँ जी, मार्केट क्या बोलो बेटा, बिकॉज एक्सटर्नलिटी आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिसीजन ऑफ फर्म। ऐसा नहीं है बेटा, केवल एक्सटर्नलिटी के खराब होने से या कोई दिक्कत होने से मार्केट फॉल नहीं करता। हाँ जी, अच्छा लास्ट में ऑल ऑफ द अबव है, तो मैंने बोला था ना कि केवल एक्सटर्नलिटी के कारण मार्केट फेल, मोस्ट ऑफन द परक्यूजिट्स ऑफ कंपटीशन इज अनलाइकली टू बी प्रेजेंट इन इकोनॉमी। ये भी हो सकता है प्राइस फेल टू रिफ्लेक्ट द ट्रू कॉस्ट, जब आपका प्रोडक्ट का बेटा प्राइस आपके ट्रू कॉस्ट को रिप्रेजेंट ना करे, ये भी मार्केट फेल होने का कारण है। तो आंसर क्या है बोलो बेटा, ऑल ऑफ द क्या बोलो अबव। आगे चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या बोलो 23, बिजनेस साइकिल इमर्ज्ड। बिजनेस साइकिल बेटा क्या बोलो, इमर्जिंग। हाँ जी, ऑप्शन सी, मिक्स्ड इकोनॉमी में, फ्री मार्केट इकोनॉमी में बेटा बिजनेस साइकिल चैप्टर की शुरुआत ही यहीं से होती है कि बिजनेस साइकिल फ्री मार्केट इकोनॉमी में होता है। नालायक अगर रेगुलेटेड इकोनॉमी हो, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, बिजनेस साइकिल काम ही नहीं करेगा। भारत की इकोनॉमी कहीं भी जाए, इंडियन रेलवे में भीड़ कभी खत्म नहीं होगी। हाँ जी, पूरा विश्व कोविड में था, फिर भी बेटा ट्रेनों के लिए लोगों की मारामारी थी, हाँ या ना। तो बेटा याद रखिएगा ये फ्री मार्केट इकोनॉमी में होता है। कहां होता है बोलो बेटा, आगे चलिए, आगे चलिए बेटा। हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर क्या बोलो बेटा, तो बेटा बोला गया है क्वेश्चन नंबर 24 में कि रिवर्स रेपो रेट मींस। हाँ जी बेटा, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एक ऐसा रेट जिस पे आरबीआई पैसा देती है किसको, कमर्शियल। बेटा कमर्शियल बैंक जब पैसा देता है आरबीआई को, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। ध्यान रखिएगा बेटा, तो ये रिवर्स रेपो रेट पूछ रहा है, मतलब आरबीआई दे रही है ले रही है, अर्थात बेटा इसका आंसर होगा, डन करें, यस पक्का। आइए चलो आगे चलते हैं बेटा, यहां पर आता है क्वेश्चन नंबर क्या बोलो बेटा 25। क्या बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर बोला क्या बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एंटर इनटू कैलकुलेशन ऑफ क्या बोलो बेटा, प्रीवियसली प्रोड्यूस नहीं आता, सेकेंड हैंड नहीं आता, एक्सचेंज भी नहीं आता। मुझे तो लगा कि जब ऑल ऑफ द अबव था हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। वे नालायक क्वेश्चन तो पढ़ ले, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is the implication of imposition of price selling below the equilibrium price? रुको रुको रुको, अगर बेटा तुम किसी भी प्रोडक्ट को हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 बेटा कह रहा है कि अगर तुम किसी भी प्रोडक्ट को इंपोजिशन ऑफ प्राइस सीलिंग बिलो द क्या बोलो बेटा, इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर तुम किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को बेटा नीचे रख दोगे, किसके नीचे बोलो, इक्विलिब्रियम प्राइस का, तो बेटा इससे क्या होगा, इधर देखो बेटा, इससे होगा क्या, अगर तुम बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस कोई भी प्रोडक्ट बेचोगे, सबसे पहले बेटा उस प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाएगी। आवाज बेटा क्या हो जाएगी, एलोकेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो बेटा, और याद रखिएगा उसकी ब्लैक मार्केटिंग चालू हो जाएगी। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या बोलिए 27। हाँ जी क्या बोल बेटा, विच मार्केट सेल बोथ होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड, बेटा ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मार्केट होती है बेटा, वो डिफरेंशिएट भी बेचती है, और क्या बोलो बेटा, डन करे क्या, इधर देख बेटा, ओलिगोपोली का मैंने एग्जांपल दिखाया था एविएशन सेक्टर,
याद है? अगर आप देखो एयर इंडिया और अगर आप देखो स्पाइस जेट, सेम प्रोडक्ट, सेम सर्विस, सेम स्कीम भी लॉन्च करते हैं, डिफरेंट भी करते हैं। हाँ बोलो, हाँ बोलो, मुंह खोलो बेटा। यस यस। आगे ध्यान से पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या है बोलो? 28। तो बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेटा रिसेंटली लॉन्च्ड मेक इन इंडिया प्रोग्राम। व्हाट विल बी इट्स इंपैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड? इंसान छोड़ बेटा, कुत्ता क्या टिक मारेगा आगे? सोचो बेटा, भारत सरकार कोई स्कीम ला रही है, काहे के लिए? डिमांड को कम करने के लिए। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा बेटा, नहीं तो इकोनॉमिक्स गुस्सा हो जाएगा। आगे चलो बेटा, क्या बोलिए आगे क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर क्या है बेटा? ऑब्वियसली लाइकली टू इंक्रीज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बेटा। बोला क्या, बताइए इसमें से कौन सा बेस्ट एग्जांपल है एग्रीमेंट अमंग, क्या बोलो बेटा? ओलिगोपॉलिस्टिक। इधर देखो बेटा, मैंने आपका न जाने कितनी बार नाम लिया है ओपेक कंट्री का। ओपेक कंट्री ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री को कहा जाता है। सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, ये सब लोगों का बेटा ये समूह होता है। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो ये लोग आपस में कार्टेल तरह एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम रेट को इससे ज्यादा नीचे नहीं आने देंगे। तो याद रखिएगा बेटा, ये एग्रीमेंट बिटवीन ओलिगोपॉलिस्ट है। ओलिगोपॉलिस्ट, फ्यू सेलर है, मैक्सिमम सेलर भी। अगर आप देखो बेटा, पेट्रोल बेचने वाले हमारे देश में कितने ही लोग मैक्सिमम है? अरे ईरान है, इराक है, सीरिया है, सऊदी अरबिया है, बोलो। इसके अलावा तो बेटा और कोई है भी नहीं। अरे हाँ है ना? ठीक है, तो इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या है बोलो बेटा? ओपेक। क्या है बोलो बेटा? अब आ जाओ, ट्रिप्स स्टैंड फॉर। हाँ जी, ट्रिप। तो बेटा याद रखिएगा, ट्रिप्स स्टैंड फॉर क्या बोलो बेटा? ट्रेड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिर से बोलो बेटा, ट्रेड रिलेटेड टू क्या बोलो बेटा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो क्या करूं? ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आंसर क्या है बोलो बेटा? आगे ध्यान से सुनो बेटा। बोला गया बेटा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन। हाँ जी, रुक जाओ बेटा। अरे नालायक, ऑल ऑफ द अबव नहीं भाई, मैंने बोला था 99%, तुम तो 100% कह रहे हो। रुक जाओ, मेरे तरफ देख बेटा। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है चाय के बदले कॉफी, सब्स्टिट्यूट। बेटा बोलो, सब्स्टिट्यूट है ना, पेन और इंक। अब इस हिसाब से बेटा आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ो। बोला गया सब्स्टिट्यूट इफेक्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन क्या? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। घंटा बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस ऑफ द कमोडिटी नहीं, रिलेटिव प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इससे फर्क पड़ता है बेटा। इधर देखिए, चाय का रेट बढ़ा, कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। मैं सही बोल रहा हूं? आगे एक बार बेटा आप लोग ना आंसर से मैच कर लेना, हो सकता है थोड़ा बहुत आंसर अलग आ जाए, डिफरेंशिएट आ जाए, तो प्लीज आप लोग चेक करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं बेटा बोलो? 32। हाँ जी, तो बोला क्या बेटा कि सक्सेसफुल बिजनेस फॉर्म स्पेंड। बेटा जो सक्सेसफुल बिजनेस फॉर्म होता है, स्पेंड करती है कंसिडरेबल टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट इन एनालाइजिंग द क्या। अरे भाई बात बताओ बेटा, हम सप्लाई के तरफ केवल देखते हैं? नहीं भाई। क्या हम लोग प्राइस के तरफ? नहीं भाई। अरे हायर प्राइस भी तो हायर प्रॉफिट देता है ना, तो फिर किसके तरफ देखते हैं? चलें आगे। हाँ जी, क्या कहते हो बेटा? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 33, बाय वे ऑफ ऑप्टिमल चॉइस कंज्यूमर टेंड टू। कंज्यूमर बेटा सबसे ज्यादा क्या उम्मीद करता है? सेव मनी। करता भी है लेकिन हमेशा मनी की तरफ वो नहीं देखता। परचेज लार्ज क्वांटिटी, घंटा परचेज लार्ज क्वांटिटी, मैक्सिमम। अपने को सेटिस्फेक्शन पूरा चाहिए। दारू पीना वहां बंद करेंगे जहां पर नहीं होगा सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन बेटा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर क्या बोलो बेटा? बोला गया बेटा कि इकोनॉमिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड डैश एज डिजायर और नीड और चॉइस और प्रेफरेंस और ऑर्डर। नहीं बेटा, नॉट द सेम थिंग। क्या कहते हो बेटा? एक बात बताइए, क्या डिमांड और डिजायर सेम है? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं है। इधर देखो, बहुत बार लोगों के मन में डिजायर होता है कि हमारा डिजायर है बेटा हमारा एक चॉपर हो। मेरा डिजायर है बेटा, मेरी डिमांड है, मतलब डिजायर है कि मैं शादरा से और उत्तम नगर आऊं। कैसे बोलो बेटा? जहाज से। हेलीकॉप्टर यहाँ पे छत पे उतरे, मैं नीचे आऊं, फिर यहाँ छत पे बैठूं, घर चला जाऊं। अभी मेरी डिजायर है? गांधी जी अलाउ कर रहे हैं? याद करो, डिजायर प्लस कैपेबिलिटी इज इक्वल टू डिमांड। तो डिमांड इज नॉट द सेम थिंग एज डिजायर, नीड या फिर क्या बोलो बेटा चॉइस। चॉइस तो कुछ भी हो सकता है। चॉइस तो हमारा मलिका शेरावत हो सकती है। हाँ जी, चॉइस तो हमारी राखी सावंत हो सकती है।
अरे एग्जाम्पल के लिए भाई, तो क्या डिमांड क्रिएट कर दोगे? आंसर इज नो। ऐसा नहीं बेटा, देखो ये हालात खराब हो रहे हैं ना धीरे धीरे। इधर देखो, अरे बात मत कर बेटा, इधर देखो, डिमांड फॉर लेबर, एक बार क्वेश्चन देखो बेटा, डिमांड फॉर क्या बोलो बेटा? लेबर इज रेस्पॉन्स टू वेज रेट। आवाज बेटा, डिमांड फॉर क्या बोलिए? लेबर इज अ रेस्पॉन्स टू क्या बोलो बेटा? वेज रेट। हाँ जी, इज डैश वेयर एज द क्या बोलो? डिमांड फॉर सेम लेबर इन रेस्पॉन्स टू द प्राइस ऑफ क्या बोलो बेटा? वेयर लेबर एंटर एज एन क्या बोलो बेटा? इनपुट। हाँ, ये अंतर बेटा देखिए, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा डिराइव्ड डिमांड, पढ़ा है क्या? जो यस, एक प्रोडक्ट के कारण दूसरे पे डिमांड आना। डायरेक्ट डिमांड जो डायरेक्टली रिलेट करता है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर वेज रेट आपने बढ़ा दिया तो क्या यहां पर बेटा लेबर का डिमांड बढ़ जाएगा? अरे हाँ, वेज रेट के बढ़ाने से बेटा, वेज रेट का डायरेक्टली लेना देना किससे? डिमांड फॉर लेबर से। एग्री? लेकिन बेटा आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहां पर बोला गया है कि फॉर सेम लेबर इन रेस्पॉन्स टू प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वेयर लेबर एंटर्स एज एन क्या बोलो बेटा? ये हमारा क्या हो जाएगा बोलो बेटा? डायरेक्ट डिमांड। तो याद देखिए, बार बार बोल रहा हूं, डायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है एक प्रोडक्ट के कारण दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड। डन करें? और डायरेक्ट डिमांड वो होता है बेटा जो डायरेक्टली उसी के लिए आया हो। भूख लगना बेटा, ये डायरेक्ट डिमांड है, ये किसी और के कारण नहीं आया। क्या ये बात क्लियर है क्या? आ जाइए आगे चले बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या है बोलो? 36। क्वेश्चन नंबर क्या है बोलो बेटा? 36। एक बार आप ध्यान से बेटा इस पॉइंट को देखिए, एक बार ध्यान से। हाँ जी, एक बार आप इसको ध्यान से देखो बेटा। इन द शॉर्ट रन अ प्रोड्यूसर ऑपरेट इन ओनली क्या बोलो बेटा? 2 स्टेज ऑफ लॉ डिमिनिशिंग रिटर्न। हाँ जी, वेयर एवरेज प्रोडक्ट इज वेरिएबल फैक्टर इज डिक्लाइनिंग। बेटा ऐसा नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं ध्यान से, पहले आप सुनते रहिए। आगे, इन स्टेज 1 एंड स्टेज 3 मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल फैक्टर्स रेस्पेक्टिवली आर नेगेटिव। बेटा ये बात बिल्कुल सही। रुको, ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन प्रोडक्शन चैप्टर का है, याद करो। वहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के तरह मैंने आपको एक कराया था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न, मार्जिनल और डिमिनिशिंग। बेटा इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग कराया था क्या? तो बेटा वहां पर आप जाकर ध्यान से देखेंगे ना, तो प्रोड्यूसर ओनली स्टेज 2। स्टेज 2 किसको कहते हैं बेटा? कांस्टेंट को। इनके इधर देख बेटा, स्टेज 1 है इंक्रीजिंग, स्टेज 2 है कांस्टेंट, स्टेज 3 है डिमिनिशिंग। तो बोला गया बेटा कि शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर ऑपरेट करता है केवल कांस्टेंट पे। घंटा बेटा क्यों? शॉर्ट रन में आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता? अरे बिल्कुल हो सकता है भाई, तो इसीलिए ये गलत आंसर है। इन स्टेज 1 एंड स्टेज 3, जब आप स्टेज 1 और स्टेज 3 पे जाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो आपका होता है ना बेटा, वो फिक्स्ड होता है। हालांकि वेरिएबल जो होता है बेटा वो क्या होता है? नेगेटिव। ये होता है बेटा क्योंकि यहां पर आप अभी बढ़ रहे हो आगे और वहां पर आप नीचे आ रहे हो, जिसके कारण आपका वेरिएबल कॉस्ट बेटा चेंज हो सकता है। ये बोलो हाँ है ना? तो दिस आंसर में अब आप देखते रहिए कि दिस इज अ ट्रू एंड दिस इज अ क्या बोलो बेटा? माफ करिए, दिस इज अ फॉल्स एंड दिस इज अ ट्रू। आंसर इज क्या बोलो बेटा? ऑल टुगेदर मैं फिर से बोलूंगा बेटा कि एक बार मैच आप जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा हो सकता है कि कुछ बातें छोटी मोटी गलती हो जाए बेटा। चलें आगे, अरे आगे चलें। क्वेश्चन नंबर बेटा आते हैं 37 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गुड्स हैव क्या बोलो बेटा? इन इलास्टिक डिमांड। अरे भैया इन इलास्टिक डिमांड मतलब प्राइस बढ़ता रहे, डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क। सॉल्ट, स्मार्टफोन, ब्रांडेड लिपस्टिक नहीं बेटा। ब्रांडेड लिपस्टिक याद रखिएगा बेटा, लिपस्टिक की वैल्यू 1-1 लाख रुपए की आती है, 1-1 लाख, और 1-1 करोड़ की भी आती है और 10 रुपए की भी आती है। ओठ ही खराब कर देगा। डन करे क्या? तो आगे चलिए। खैर, स्कूल यूनिफॉर्म, ब्रांडेड गोगल्स एंड स्मार्टफोन है सर। सॉल्ट, स्कूल यूनिफॉर्म, इसमें तीनों आएंगे बेटा। इसमें क्या आएंगे? तीनों की जो डिमांड होती है बेटा वो क्या होती है? इनइलास्टिक। क्वेश्चन नंबर क्या बोलो बेटा? 38। क्वेश्चन नंबर क्या बोलो बेटा? 38। आगे चलो। इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी रेज्ड बाय कितना बोलो बेटा? अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी बेटा रेज कर जाता है किससे बोलो? एंड ईडी जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो माइनस में है बेटा। माइनस 0 पॉइंट क्या बोलो बेटा? फिर से बोलो, माइनस 0 पॉइंट क्या बोलो बेटा? 63।
द एक्सपेंडिचर मेड ऑन कमोडिटी बाय कंज्यूमर इंक्रीज हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? क्यों इंक्रीज होगा? हाँ जी, क्यों इंक्रीज होगा? कैसे? इसका आंसर ऑप्शन बी है क्या बेटा? इसका आंसर मैंने देखा भी नहीं, एक बार देख लेते हैं। 38 का बी है, सही है। सही है ना? ठीक। कैसे इंक्रीज होगा बेटा? प्राइस ऑफ कमोडिटी, इधर देख बेटा, किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया 12% से, और इलास्टिसिटी डिमांड बेटा माइनस में है, तो कहा जा रहा है कि एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर का होगा, मतलब खर्चा जो होगा वो क्या होगा? तो जी खर्चा बढ़ जाएगा। कैसे? नालायक, इसके लिए कोई आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, गोली मारो तुम इसको। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है लेकिन मेरे लिए उसकी डिमांड जो है वो नेगेटिव में है, मतलब मेरे लिए वो प्रोडक्ट किसी खास काम का नहीं है। सोचिएगा, प्रोडक्ट का प्राइस बेटा, कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया है कितना? 12%। और बेटा वो मेरे लिए किसी काम का भी नहीं, काम का नहीं है तभी तो माइनस में इलास्टिसिटी डिमांड है ना। तो मुझे पैसा क्या करना पड़ेगा? ज्यादा खर्च करना पड़ेगा ना। मुझसे अगर तुम 2 रुपए भी लोगे तो भी मेरे लिए ज्यादा है बेटा। मैं इसको ऐसे समझाना चाहता हूं, मेरे को चिंगम खाना ही नहीं है और चिंगम का रेट 1 रुपए से बढ़ गया, तो मुझे चिंगम खरीदने के लिए एक्सपेंस को बढ़ाना होगा, कम करना होगा? बढ़ाना होगा भाई, क्योंकि तुम मुझसे 50 पैसा भी ज्यादा लोगे तो मेरे लिए एक्सपेंस इंक्रीजिंग पार्ट है। क्यों इंक्रीजिंग पार्ट है? क्योंकि मेरे लिए किसी काम का ही नहीं। बोलो। आप ईडी वैल्यू बेटा, कोई भी चीज देखिए, आप इसको ऐसे याद रखिएगा एक बात, किसी भी चीज की ईडी वैल्यू अगर नेगेटिव होगी कंज्यूमर के लिए वो नुकसान का चीज है। अब उसको अगर परचेज करना हो तो कंज्यूमर को बेटा खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? आगे बेटा क्वेश्चन नंबर क्या बोलिए? 39। आवाज बेटा, क्वेश्चन नंबर बोला गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 39 में हाँ जी, कि कंज्यूमर प्रेफरेंस आर क्या बोलो बेटा? मोनोटोनिक। रुको, मैंने बताया था ये क्या होता है मोनोटोनिक। हाँ जी, क्या कहते हैं बेटा? मोनोटोनिक किसे कहते हैं? सर एक ही सिंगल गुड होगा तो उसके एक ही सिंगल गुड्स होगा। मैंने आपको मोनोपॉलिस्टिक ओलिगोपॉली जब कराया था तो वहां पर मोनोटोनिक भी कराया था। क्या होता है बेटा मोनोटोनिक? पहले पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए बेटा। ये देखिए, बोला क्या है बेटा कि अ कंज्यूमर प्रेफरेंस आर क्या बोलो बेटा? मोनोटोनिक इफ एंड ओनली इफ बिटवीन क्या बोलो बेटा? 2 बंडल्स कंज्यूमर प्रेफर द बंडल, क्या बोलो बेटा? कंज्यूमर प्रेफर द बंडल विच हैज, तो विच हैज में बेटा याद रखिएगा मोर इज बेटर होता है हमेशा। दिस इज अ क्रक्स। मोर इज क्या बोलो बेटा? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए इस हिसाब से? अरे मोर इज बेटर ये आ गया ना, मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ गुड्स एंड नो लेस ऑफ क्या बोलो बेटा? लेकिन सवाल वही रिमेन से, मोनोटोनिक मार्केट क्या होता है? हाँ जी, कंज्यूमर को एक ही प्रोडक्ट की डिमांड करता है। मोनोटोनिक मार्केट क्या कहते हो? लिखो बेटा, कहीं छोटा सा लिख लो बेटा, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है और ये मैंने लिखवाया भी था बेटा। पहला स्टार बना के, नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मार्केट। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मार्केट नहीं होता बेटा। दूसरा, हाँ जी, डिस्क्राइब कंसिस्टेंट वन डायरेक्शनल बिहेवियर इन मार्केट। और लास्ट में एक और पॉइंट लिख लो, क्रक्स। क्रक्स ये कहता है कि कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर कौन सा गुड्स? मोर बेटर गुड्स। इसी को हम कहते हैं मोनोटोनिक मार्केट। मोनोटोनिक मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है बेटा जहां पर कंज्यूमर हमेशा मोर बेटर गुड्स को ही क्या करता है बोलो बेटा? प्रेफर करता है।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 पे। ड्यूरिंग लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 कंज्यूमर फाइंड्स अ वेजिटेबल वेंडर सेलिंग वेजिटेबल्स इन द स्ट्रीट हैव रेज्ड द प्राइस ऑफ वेजिटेबल देन यूजुअल प्राइस। शी विल बाय, हाँ जी, डैश वेजिटेबल्स देन एज हर यूजुअल डिमांड शोइंग द डिमांड ऑफ वेजिटेबल। क्या कहते हो बेटा, याद रखिएगा क्या होगा इसका। हाँ जी, सी ऑप्शन। ड्यूरिंग लॉकडाउन बेटा, ड्यूरिंग लॉकडाउन कंज्यूमर फाइंड्स वेजिटेबल वेंडर सेलिंग वेजिटेबल इन द स्ट्रीट हैव रेज्ड द प्राइस इन वेजिटेबल देन यूजुअल प्राइस। शी विल बाई, क्या बोलो बेटा, शी विल क्या बोलो, बाई, क्या बाई, मोर वेजिटेबल लेस वेजिटेबल। एक बात तो क्लियर बेटा, सेम वेजिटेबल यहां पर आएगा। क्या आएगा बोलो बेटा, आगे। देन यूजुअल डिमांड शोइंग द, क्या बोलो बेटा, डिमांड ऑफ वेजिटेबल। क्या बोलिए, इनइलास्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इनइलास्टिक। आंसर इज क्या बोलो बेटा, सी। बेटा एक बार आंसर मैच कर लेना आप लोग, क्या होगा, मुझे इसमें शक लग रहा है। सी, ठीक है, चलें आगे। आगे चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या बोलिए, मनी कॉस्ट इज कंसीडर्ड बाई, मनी कॉस्ट इज क्या बोलो बेटा, कंसीडर्ड बाई। हाँ जी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड, कंपैरेटिव कॉस्ट, न्यू ट्रेड थ्योरी, फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरम। बेटा याद रखिएगा ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड है। क्या बोलो बेटा, मनी कॉस्ट को मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड में बेटा डिस्क्राइब किया गया है। कहां पर बोलो बेटा, मॉडर्न थ्योरी। यस, मनी और प्राइस टर्म बेटा, मनी और प्राइस टर्म यहीं पर बेटा डिस्क्राइब किया गया है मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड में। डन करें ना, नहीं तो पहले तो बेटा बार्टर सिस्टम चलता था ना, मनी थ्योरी की वहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 42 बोलेंगे बोला, 42 मोर एक्सपेंशन ऑफ एफडीआई। बेटा ज्यादा एक्सपेंशन होगा एफडीआई का तो इससे क्या होगा, मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा, बढ़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट आंसर। डिमांड बढ़ेगा, अगेन मैं बोलूंगा बढ़ सकता है, लेकिन मेन क्या बूस्ट करेगा आपके, एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि बेटा एफडीआई आएगी तो नए नए धंधे आएंगे जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आंसर करो तो ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव बेटा आंसर मारते, क्योंकि एफडीआई आने से बेटा सारी इकोनॉमी बूस्ट करती है, तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी, सब कुछ बूस्ट करेगा। 43 यार मैं बस आगे मैम 7 क्वेश्चन और है। हाँ जी, बस मैम आ गया, 2 मिनट है। इसलिए बेटा मैं ना देखो एमटीपी करने का ना तसल्ली से टाइम चाहिए, तसल्ली टाइम समझ रहे हो। इसको मैं और डिस्क्राइब कर सकता था, लेकिन मैं इतना जल्दी चल रहा हूं, तब अभी हम लोग 43 पर हैं, और ऊपर सर वो नेक्स्ट क्लास में करा देने की कॉल। आ जा बेटा, 2 क्वेश्चन कम से कम और कर लेते हैं, मैं 45 के बाद रिमेनिंग आपको करा दूंगा बेटा, क्या बोलो, नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, आ जाइए एक बार देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर डिटरमाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या बोलो बेटा, अमॉन्ग स्टेट फॉर 21-26 पीरियड। बेटा मैं आपको बता दूं इसका आंसर तुम्हें नहीं पता होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बेटा आपको याद करने के लिए दिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस इसका आंसर है। याद रखिएगा, किसी भी स्टेट में 21 से लेकर 26 तक का जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस के बेस पर, अगर ऐसा हुआ तो बेटा बिहार सबसे नीचे है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो क्या आप उसको टैक्स कलेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लोगे, 100% लोगे। आगे बेटा बोले, क्वेश्चन नंबर क्या बोलो, 44। क्वेश्चन नंबर क्या बोलो बेटा, 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट। आवाज बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ गुड पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। आवाज दो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ, क्या बोलो बेटा, गुड पब्लिक, क्या बोलो बेटा, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। तो याद रखिएगा बेटा इसका प्रॉपर आंसर क्या है, डेफिसिट। कोई भी पब्लिक एक्सपेंडिचर बेटा डेफिसिट में नहीं होना चाहिए। क्या होता है बेटा डेफिसिट, नुकसान में, है ना। सरकार बेटा जब खर्च करेगी तो फायदे के लिए करेगी। और लास्ट एक क्वेश्चन बेटा इधर देखिएगा, लास्ट, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर नालायक। मैं मिलता हूं क्वेश्चन नंबर 46 से। क्या बोलो बेटा,